Greetings everyone. Today we'll be understanding transactions of a given question. You see, before we start working for question, आप journal entries करो या ledger accounts बनाओ. Before we do that, we need to understand what type of transactions will be recorded. मतलब आपके क्वेश्चन में हो सकता है आपको कई ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, लेकिन हमें वी आर टू रिकॉर्ड ओनली 4 ट्रांजेक्शन्स, आउट ऑफ विच 2 बिलोंग टू स्टॉक्स. ठीक है ना. आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस होता है. आप वर्किंग जो करते हो एनुअल जो होती है उसके बेसिस पे करते हो ना, तो एक पर्टिकुलर ईयर में यू हैव सम ओपनिंग बैलेंस दैट इज़ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ विद ब्रांच. ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा जो बिगनिंग में है. सिमिलरली आपके पास एक क्लोजिंग बैलेंस होगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ विद ब्रांच एट द एंड. ठीक है ना. अब इन बिटवीन आपके पास ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं? यू हैव ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स, गुड्स और कैश. गुड्स में क्या है, या तो गुड्स सेंट होंगे या गुड्स रिटर्न होंगे, या तो आप ब्रांच को गुड्स भेज रहे हो या ब्रांच आपको वापस कर रही है. कैश में भी या तो कैश सेंट है या फिर कैश रेमिटेड है, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं, है ना. तो आपके पास जो है ये 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिकॉर्ड करने वाली हैं. बट एक क्वेश्चन में तो हमें 20-30 ट्रांजेक्शन्स दे सकते हैं. सो उनमें से कितनी रिकॉर्ड होंगी और किस कैटेगरी में जाएंगी, ठीक है, और कौन सी रिकॉर्ड नहीं होंगी, वो हमें देखना है. सो बिफोर वी वर्क फॉर जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स फॉर ब्रांच, we are understanding the okay. So we are given a very simple question for goods sent on cost. हमारे जो questions हैं वो 2 बेसिस पे होते हैं, cost basis, invoice price basis. So अभी we are working for cost basis. अब cost basis में you see so many transactions are given. अब कौन सी लिखें कौन सी ना लिखें, है ना. तो हमारी transactions जो हैं we have to remember that only. अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 50%. मतलब जो आप गुड्स को सेल करते हो उसमें कॉस्ट में अगर आप 50% ऐड कर देते हो तो आपको सेलिंग प्राइस मिलता है. इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, अगर कॉस्ट 100 है, क्योंकि 50% का बेस है ना, कॉस्ट का 50%, तो इसको 100 मान लेते हैं. जिसके बेसिस पे प्रोपोर्शन या परसेंटेज होती है उसे 100 माना जाता है. सो अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 50 है और सेलिंग प्राइस है 150. ठीक है, ये बेसिक है. तो प्रॉफिट कॉस्ट का हो गया हाफ और सेलिंग प्राइस के बेसिस पे हो गया 1/3. ये इसको समझने का मतलब है. अच्छा, बट ये एक चीज़ और कह रहे हैं, in addition 20% to this price is added in case of a credit sale. समझ रहे हो, इसका मतलब हो गया जब कैश सेल हो रही है तो सेलिंग प्राइस है 150 जिसमें प्रॉफिट है उसका 1/3. ये हमने सॉल्व किया है ना अभी. इसका 1/3 प्रॉफिट है. क्यों? क्योंकि 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है ऑन अ सेल ऑफ 150. बट अगर आप क्रेडिट में सेल करते हो, ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट हो जाती है कैलकुलेशंस के लिए. ठीक है. सो क्रेडिट में अगर आप सेल करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस गुड्स का कितना होगा, वो कह रहा है 20% इस प्राइस का और ऐड कर दो. इसका मतलब अगर मैं इस 150 में इसी का 20%, इसी का बोल रहे हैं ना, इसी का 20% कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़. ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया 180 रुपीज़, विच इम्प्लाइज कि अब जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है वो हो गया 80 रुपीज़ ऑन अ सेल ऑफ 180. ठीक है. सो ये आ गया 4/9 और यहाँ पर है 1/3. ठीक है. तो ये कंपोनेंट्स जो हैं ये कैलकुलेशन में काम आती हैं, ये रेशोज़ जब हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट निकालना चाहते हैं. जैसे अगर ये प्रॉफिट है 1/3, इसका मतलब कॉस्ट 2/3 है. अगर प्रॉफिट 4/9 है, अभी 9 में से अगर प्रॉफिट कंपोनेंट 4 है तो 9 में कॉस्ट का कंपोनेंट तो 5 हो गया ना. इस तरह से हम कर सकते हैं ना भाई. 100 रुपीज़ की कॉस्ट है फॉर एवरी सेल ऑफ 180, तो 5/9 यहाँ पर 100 की कॉस्ट है फॉर अ सेल ऑफ 150. तो ये प्रोपोर्शंस हैं, ये कैलकुलेशन में काम आएंगी. राइट नाउ अभी इसको छोड़ते हैं. हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ट्रांजेक्शन्स देखते हैं और रेमिटेंसेज हैं वीकली बेसिस पे, तो ये नॉर्मल है. अब हमारी ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले चेक कर लो बैलेंसेस. सो आपको बैलेंसेस दे रखे हैं, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस.
ठीक है, ये हो गए आपके ओपनिंग बैलेंसेस। क्यों? क्योंकि ये दे रखे हैं 1 अप्रैल 2019 को, वर्क करना है मार्च 2020। ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये तो बैलेंस में आएगा। अब जहाँ ओपनिंग बैलेंस ले लिया तो क्लोजिंग बैलेंस भी चेक कर लो। तो क्लोजिंग बैलेंस में तो हमें बता नहीं रखा, ना स्टॉक दे रखा है, ना डेटर्स है, ना पेटी कैश है, फर्नीचर नहीं, किसी का बैलेंस नहीं है। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस कैसे होंगे? सॉल्व करेंगे। आप सबकी स्टेटमेंट्स बना दोगे, मेमोरेंडम स्टेटमेंट्स बना लो या मेमोरेंडम अकाउंट्स बना लो, तो सारी इन्फॉर्मेशन सॉल्व होगी। बस प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये दोबारा नहीं आते। हाँ, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो चेक कर लो, ठीक है ना। अच्छा, अब आ गया आपके पास गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। ये गुड्स सेंट है, ठीक है। गुड्स सेंट एक ट्रांजैक्शन, गुड्स की ट्रांजैक्शंस क्या क्या है? गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न। तो गुड्स सेंट हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ये तो सेल हो गई, ये तो फिर एक्सटर्नल पार्टी के साथ हो गया ना। अब कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस आ गया, रेंट भेज रहे हो, सैलरी भेज रहे हो, पेटी कैश के लिए भेज रहे हो, इंश्योरेंस भेज रहे हो। अच्छा, गुड्स रिटर्न आ गई, तो ये हो गया गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो गुड्स की ट्रांजैक्शन मिल गई, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न। अच्छा, अब ये है सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स। तो ये तो ब्रांच और डेटर्स का मामला है ना, इसको हेड ऑफिस नहीं लिखेगा, ये ब्रांच के अपने सप्लीमेंट्री जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें आएगा, क्योंकि इसमें हेड ऑफिस का कोई लिंक नहीं है। सो गुड्स की ट्रांजैक्शन हो गई, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, ये दोनों आ गए। अब कैश की ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। तो कैश सेंट कितनी है? ये कैश कह रहा है हेड ऑफिस, कैश भेजी, रेंट भेजा, सैलरी भेजी, पेटी कैश भेजी, इंश्योरेंस भेजी, तो ये हो गई कैश सेंट। अब है कैश रेमिटेड। अब कैश रेमिटेड कितना है? तो हमें नहीं दे रखा कैश रेमिटेड कितना है ना। हमें तो ये बता रखा है ये कैश में सेल हो गई, क्रेडिट में सेल हो गई, आपने ये एक्सपेंसेस पे कर दिए, वो तो फिर आपको पैसा मिला हुआ है उसमें से पे कर दो, है ना। आपने ये डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट तो डेटर में एडजस्ट होता है, डेटर्स में से पैसा आ गया 9,20,000। तो जो कैश की इम्पॉर्टेंट जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है, रेमिटेंसेस, ठीक है, ये नहीं दे रखे हैं। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके हैं, या आप बना लो कैश अकाउंट, इसका कैश अकाउंट बना लो। कैश का बैलेंस कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो पैटी कैश है, कैश का बैलेंस नहीं है, ठीक है, कोई बैलेंस नहीं है। अब कैश कहाँ कहाँ से आ रही है चेक करो। सेल कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, ठीक है, फिर हेड ऑफिस ने ये आपको पैसा भेज दिया। अब इसका टोटल कर लो, ठीक है, ये पैसा भेजा, लेकिन ये तो भेजा है एक्सपेंसेस के लिए, आपको तो नहीं रखना। तो जैसे ही आपको मतलब ब्रांच को ये पैसा मिलेगा, ब्रांच इससे एक्सपेंसेस पे कर देगा, तो ये बैलेंस का पार्ट नहीं है। फिर और कहाँ से पैसा आया? आपके पास कैश आ गई डेटर्स से। सो 9,20,000 आपको डेटर्स ने पैसा दे दिया, कलेक्शन हो गई। तो आपके पास जो रेमिटेंसेज हैं, कितना पैसा आपको बेचना है, क्योंकि आप कुछ रख नहीं सकते, तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करोगे, ये तो ऑटो कैंसिलेशन है। तो बेसिकली आप क्या रेमिट कर रहे हो? 12,80,000, है ना। ये रेमिटेंसेस कैश की इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन इसमें दे नहीं रखी थी, वो सॉल्व कर लेंगे। अब रेमिटेंसेस को हम अकाउंट की जगह इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि जहाँ से पैसा मिल रहा है इकट्ठा करो। पैसा मिला 3,60,000 कैश सेल, उसके बाद मिला डेटर्स से 9,20,000, और तो किसी सोर्स से पैसा आया नहीं। इसमें जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, ये तो प्लस माइनस हो जाना है ना। तो ये आपके पास पैसा आया, इसको आप रेमिट करोगे, तो ये हो गई रेमिटेंसेस। ओके, तो ये है इसकी ट्रांजैक्शंस। क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं? ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, ठीक है ना। सो ये हमें जो ट्रांजैक्शंस हैं इनमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस सारा सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद स्टॉक की ट्रांजैक्शंस में गुड्स सेंट दे रखा है, गुड्स रिटर्न्ड दे रखा है, ठीक है, कैश सेंट दे रखी है, और कैश रेमिटेड जो है वो सॉल्व करनी है। तो कुछ सॉल्व होगा, कुछ दे रखा है, तो जैसे कहा है वैसे आप वैल्यूज़ ले लो। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, ये सब वर्किंग नोट्स में एडिशनल स्टेटमेंट्स में चला जाता है। अच्छा, ठीक है।
अब यहाँ एक चीज़ और याद रखो, रेंट पे किया है 4000 पर मंथ के हिसाब से 44,000, तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका 4000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि पूरे ईयर का रेंट बनता है 48,000, आपने पे किया 44,000, तो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 4000, ये यहीं से दिख रहा है। अच्छा, सिमिलरली इंश्योरेंस है, आपने इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर जून तक की दे दी है, आपका ईयर ख़त्म हो जाता है 31 मार्च में, दैट मीन्स 3 मंथ्स की जो इंश्योरेंस है वो आपकी प्रीपेड है। सो 9200 में से 3/12 ये आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एसेट बन गई। तो एक्सपेंसेस यहाँ से जज हो जाते हैं, बाकी एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अकाउंट बन जाते हैं। सो ये हमारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमें जो 6 थिंग्स जो पोस्ट करनी है वो कौन कौन सी हैं। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, वो सारे लिखे जाएंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। जो ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, गुड्स सेंट दे रखा है, गुड्स रिटर्न दे रखा है, कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस का टोटल कर लिया, कैश रेमिटेड का टोटल कर लिया। ओके, क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो हम इसमें अकाउंट्स बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का एनालिसिस है। दीज आर दी ओनली थिंग्स दैट वी आर टू रिमेंबर, इन्हीं से अकाउंट बनेगा आगे जाके। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। अब अगेन ये है गुड्स सेंट ऑन कॉस्ट बेसिस पे, एक बार कॉस्ट के क्लियर हो जाएंगे फिर इनवॉइसिंग लेके आएंगे। ओके, अब आपके पास क्या है, बैलेंसेस दे रखे हैं। अच्छा, वही जो आपको याद क्या रखने हैं अपने, पहले तो बैलेंसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये तो 6 हो गए बैलेंसेस, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया ओपनिंग बैलेंस, तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस की ट्रांजैक्शन हो गई। लाइकवाइज क्लोजिंग बैलेंस भी सर्च कर लो, कहीं दे रखा है नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंसेस हमें कैलकुलेट करने हैं, मतलब आप इनकी स्टेटमेंट्स या अकाउंट बना लोगे। जिसमें इंश्योरेंस बता रखा है वो प्रीपेड इंश्योरेंस साथ में ले लेना, तो सारे क्लोजिंग बैलेंस सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 2 मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस पे। तो 2 ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स की, गुड्स सेंट, दूसरी है गुड्स रिटर्न। तो अब गुड्स की ट्रांजैक्शंस पिक करो। गुड्स सेंट कितना है, ये गुड्स सेंट दे रखे हैं, ओके। अच्छा, अब अगला क्या है, गुड्स रिटर्न्ड, ये भी दे रखा है। तो गुड्स की दोनों ट्रांजैक्शंस हो गई, ठीक है। तो ये हो गई गुड्स की ट्रांजैक्शंस। इनको नंबरिंग कोई भी दो, हमें याद ये रखना है कि गुड्स की ट्रांजैक्शंस हैं, कैश की ट्रांजैक्शंस है। अच्छा, अब गुड्स की ट्रांजैक्शन ये हो गई, ये हो गई। अब इसमें देखो, अगर आप पढ़ते हो तो कोई इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो तो उसे जज करना पड़ेगा। अब गुड्स की तो कोई और ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ये दे रखे है सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स। अब अगर डेटर्स सेल रिटर्न कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, डेटर्स ने ये गुड्स खरीदे हैं ब्रांच से, ये हेड ऑफिस हो गया, ये ब्रांच है, और ये ब्रांच ने डेटर्स को गुड्स सेल किए, तो डेटर्स ने गुड्स इन्हीं को रिटर्न कर दिए ना, अगर कुछ नहीं दे रखा। तो ये तो इनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये रिटर्न्स में नहीं आएगी। बट अगर इसमें दे रखा होता सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो गुड्स हैं ये ब्रांच पर नहीं जा रहे हैं, ये हेड ऑफिस को जा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना, हमें ब्रांच को पार्टी मानना पड़ेगा। सो दे रिटर्न इट टू ब्रांच एंड ब्रांच रिटर्न्स इट्स टू हेड ऑफिस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस में ये डायरेक्ट रिटर्न आएगा और ये इनडायरेक्ट रिटर्न आएगा अगर ये लिखा हो, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न फॉर द टाइम बिंग तो यही है, तो इसको नहीं लेंगे, ये अलग है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, कैश की ट्रांजैक्शंस। सो कैश सेंट नॉर्मली हमें क्लब्ड दे रखी होती है, तो ये कैश सेंट दे रखी है, ये तो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैश रेमिटेड। अब हेड ऑफिस ने ये कैश भेजी एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन ब्रांच ने कितना रिटर्न किया। तो रेमिटेंसेस कैसे सॉल्व करते हैं, या तो अकाउंट बना लो या फिर आप स्टेटमेंट ले लो। तो आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है, आपको मतलब ब्रांच को कैश सेल से पैसा मिलता है। सो रेमिटेंसेस होती हैं कैश सेल्स प्लस कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स। सो डेटर से कितना कलेक्शन हुआ, पढ़ते जाओ, कैश पेड बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस, तो ये भी डेटर्स की कलेक्शन है, इनडायरेक्ट है लेकिन है तो सही ना, ठीक है। उसके अलावा और कोई कलेक्शन हुई डेटर से, सेल्स रिटर्न, पेटी एक्सपेंसेस, हाँ जी, ये भी आपको कलेक्शन हो रही है डेटर्स से। सो 16,20,000 ये दोनों डेटर्स की कलेक्शंस हैं, ये दोनों आएंगी। सो रेमिटेंसेस
और कलेक्शन। जो भी इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, मतलब ये जो मेन पार्टीज़ हैं हमारे बुक्स की, अगर ये किसी एक्सटर्नल पर्सन से डील करते हैं तो मिडल मैन के साथ एंट्री होती है। सो इनडायरेक्टली कैश कलेक्शन हो गई है, उसको लिखना है। सो रेमिटेंसेस भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी 6 की 6 चीज़ें, ऑल 6 थिंग्स हैव बिन आइडेंटिफाइड। इस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यू मैं वॉन्डर कि अच्छा इसमें तो पेटी एक्सपेंसेस भी दे रखा है, ये तो कहीं नहीं लिखा। ये नहीं लिखना है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच की नहीं है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ पेटी कैश का बैलेंस दे रखा है, फिर कुछ कैश और भी भेज रहा है, ब्रांच कुछ खर्चे कर रही है, तो वो एंड में बैलेंस मिल जाएगा, वो बैलेंस आएगा, ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, बैलेंस आएगा। सिमिलरली अगर ब्रांच ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, अब ये डिस्काउंट तो ब्रांच कर रही है ना, तो ब्रांच अगर किसी भी पर्सन से डील करती है एक्सटर्नल से, तो वो ब्रांच और उसके आपस की बात है, उसे हेड ऑफिस रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसमें भी एक और पॉइंट है, देखो होता क्या है कि ये जो इनकी डीलिंग्स हैं एक्सटर्नल थर्ड पर्सन के साथ, वो बुक्स में नहीं आती हैं, बट उसका इफेक्ट ज़रूर आता है। अब जैसे डिस्काउंट हम लिखेंगे नहीं कहीं भी, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे कि डिस्काउंट दिया, क्योंकि ये तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है हेड ऑफिस और ब्रांच की। आपको हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शन लिखनी है। लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? इसका इफेक्ट जाएगा डेटर अकाउंट में। सो इनडायरेक्टली इफेक्ट सबके पहुँचेंगे, लेकिन डायरेक्ट में हमें सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच की ही रिकॉर्डिंग करनी है। सो हमने 6 ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई कर ली। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो कैलकुलेट करने हैं, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, कैश सेंट एंड कैश रेमिटेड। इसका फॉर्मूला है कैश सेल्स प्लस कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स। और कोई और चीज़ अगर दे रखी है कैश की तो उसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, लेट अस सी ये हमने सही समझा है। देखो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे, ले लिए। क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए सबके वर्किंग नोट बन जाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस सबके दे रखे हैं तो वर्किंग नोट बनाना इजी है। आप हर एक का बैलेंस चेक करो, सबके नोट्स बनेंगे। ठीक है, सबको लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शंस पर। तो गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न तो सिर्फ डायरेक्ट ही थे, ले लिए। कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस भी सीधा डायरेक्ट हेड ऑफिस ने दे दिया था, ले लिया। रेमिटेंसेस में कैश सेल तो आ गई थी आपकी जो आप भेज रहे हो, और जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स थी वो आपकी डायरेक्ट भी थी, इनडायरेक्ट भी थी। ये आपने कलेक्ट किया, मतलब ब्रांच ने कलेक्ट करके भेजा, और ये ब्रांच के थ्रू हेड ऑफिस को मिला, क्योंकि कस्टमर ने दिया है ना, तो ब्रांच बीच में मानेंगे। आपको ट्रांजैक्शन करनी है हेड ऑफिस टू ब्रांच, इन्हीं की एंट्रीज करनी है। अब अगर ये बाहर का कोई ब्रांच का कस्टमर है, वो हेड ऑफिस को पैसा देना चाहता है, तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अकाउंटिंग में उसे ब्रांच के थ्रू ही जाना होगा। अब मान लो हेड ऑफिस के इधर एक पुणे ब्रांच है। ठीक है, हेड ऑफिस ने उनको ट्रांजैक्शन उनको कह दिया कि तुम दिल्ली ब्रांच को गुड्स भेज दो। अब ब्रांच को गुड्स मिले हैं, लेकिन वो पुणे से सीधे नहीं लिखे जाएंगे। लिखते टाइम हमें इनको बीच में, ये जो इन कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं, इनको बीच में लेके चलना है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी गुड्स हों, कैश हों, इनकी ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ डायरेक्ट होंगी, कुछ इनडायरेक्ट होंगी, क्लब करके इकट्ठे लिखने हैं। सो अब हमें ट्रांजैक्शन समझ में आ गई हैं। सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी वर्किंग फॉर देयर अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज। वैसे आपके एग्ज़ाम्स में जो है अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स बनाने आते हैं, एंट्रीज कम ही आती हैं, बट एंट्रीज अगर आप समझ लोगे दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑल्सो। So I hope this analysis is clear, which we will be doing for every question. ठीक है, शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, यू वोंट हैव टू राइट इट ऑल, लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब आपके दिमाग में कैलकुलेशन होगी और सीधे एंट्रीज पास करोगे। So I hope it is clear. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.